चलिए, तो बच्चों लास्ट क्लास तक ना हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल कर रहे थे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर हम लोगों का क्या टॉपिक हो चुका था? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन निकालना बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, क्या होती है लीनियर इक्वेशन, वो सब कुछ बताया था। आज की क्लास में हम लोगों को करना क्या, हम तो टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास जो टॉपिक आएगा बच्चों, वो आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन यानी कि आप लोगों को इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अब अगर आप लोगों को इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, किसी को भी अगर ग्राफ पे प्लॉट करना हो, यानी कि आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है, आपको उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो अल्टीमेटली ना उसको प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? कोऑर्डिनेट्स चाहिए। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या था, हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, हम लोग कोऑर्डिनेट्स को उठा के ग्राफ पे प्लॉट करते थे। ठीक है, हम उससे एक स्टेप ना पीछे आ गए। एक स्टेप पीछे आने का मतलब क्या है, हम लोगों के पास उसमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, हमें सिर्फ प्लॉटिंग करनी थी। हम एक स्टेप पीछे आ गए, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स भी नहीं है। अब मेरे पास क्या है? इक्वेशन है। पहले अब मैं इक्वेशन से कोऑर्डिनेट निकालूंगा और कोऑर्डिनेट निकाल के फिर उसे मैं प्लॉट करूंगा। तो प्लॉटिंग हमें आती है, कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो काम खत्म। और कोऑर्डिनेट निकालना हमने लास्ट क्लास में सीखा ही है। तो इसका मतलब ये टॉपिक तो हमें आता है, बस हमें क्या समझना है कि वे क्या है, यानी कि किस रूटीन में हम लोगों को क्वेश्चन को करना है। सपोज क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ द ग्राफ of x plus 2y is equals to 5। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x plus 2y is equals to 5। पहली चीज, ग्राफ बनाने के लिए वी नीड कोऑर्डिनेट्स। कितने कोऑर्डिनेट्स? वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, ज्यादा आप निकाल सकते हो वैसे, लेकिन हम ज्यादा का भी काम कुछ करते नहीं है। सो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आया? वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स। कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए हम लोगों को? 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो 3 कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, 3 सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं, और यू कैन से 3 सॉल्यूशंस। तो 3 आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। एक एक करके शुरू करें। चलिए, तो सबसे पहले मेरे पास है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? x को पुट करूंगा, x इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे आ गया 0 प्लस 2y इज 5। सो 2y आ गया 5 और y आ गया आपका 5/2। तो आपका जो पहला कोऑर्डिनेट है बच्चों, वो आ गया 0,2.5। ठीक है, यहाँ पे अब ना मैं ऐसे नंबर्स का मतलब ऐसी कोशिश करूंगा कि वो नंबर्स आए जिन्हें आप इजीली प्लॉट कर पाओ। अगर डेसिमल में आ रहा है तो डेसिमल में 0.5 तक आए चलेगा, 0.37 0.32 ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, सिंगल डेसिमल आ रहा है तो दौड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद पहला निकल गया। अगले के लिए से पुट x इज इक्वल्स टू 1। अब x को 1 पुट कर दिया तो इसका मतलब 1 प्लस 2y इज 5। तो 2y is 4 and y is 2। सो ये आ गया 1,2। तीसरा, तीसरे के लिए से पुट x is equals to 2। सो 2 plus 2y is 5। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास ही बताया था कि कसम नहीं खा रखी कि x को ही पुट करना है। बट जब हमें कुछ ऐसा करना होता है ना, यानी कि जब हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो हम ट्राई करते हैं जितना कम हैजल हो उतना ज्यादा अच्छा है, यानी कि जितना कम सोचना पड़े उतना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, इतना करने के बाद ना मैंने किया क्या, मैंने ना यहाँ पे एक डब्बा बना दिया। मुझे डब्बे बड़े पसंद है। मैंने यहाँ पे डब्बा बना लिया, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस लिख लिए। फर्स्ट वाले में x0 था और y 2.5 था, सेकंड वाले में x1 था, y 2 था, और थर्ड वाले में x2 था, y 1.5 था। ठीक है, ये मेरे पास सॉल्यूशंस आ गया। मुझे करना क्या, मुझे ग्राफ पे इन तीनों को प्लॉट करना है। तो पहले ग्राफ बना ले बच्चों। चलिए,
ठीक है, कुछ ऐसा करके। एक्स डैश वाई वाई डैश। अब मार्किंग कर लें, मैंने 1 सेंटीमीटर का ही सोच रखा था क्योंकि मेरे पास थोड़ी शीट छोटी है, तो अगर मैं ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा तो समझ में शायद ना आए, तो इसीलिए मतलब ज़्यादा बड़े में शायद मेरे आंसर्स ना आए, तो इसीलिए मैं 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर का गैप ले रहा हूँ, सो दैट 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। अच्छा सर, सारे नंबर पॉजिटिव है तो जरूरत है बाकी भी बनाने की? हाँ, सब कुछ बनाना है, चारों के चारों क्वाड्रेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके आपको करना क्या है बच्चों, प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले 0,2.5, तो 0 और 2.5 यानी कि यहाँ पर, तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0,2.5। ठीक है, अगला 1,2, तो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, सो 1,2। और अगला 2,1.5, तो 2 एंड 1.5। आई बात समझ में? सो तीनों के तीनों पॉइंट्स आ गए मेरे पास। चलो, कंडीशंस अब यहाँ पे क्या क्या निकल के आने वाली है कि हम लोगों को ग्राफ बनाते टाइम क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहली बात, जब ये तीनों पॉइंट्स आप प्लॉट कर दोगे, तो तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इन तीनों को एक ही लाइन में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं है तो इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी है, पहली बात। लाइन के दोनों तरफ एरो होना कंपलसरी है। दूसरी चीज, लाइन के किसी भी एक एंड पे, या तो यहां पे या तो यहां पे, आपको आपकी इक्वेशन लिखनी है। आपकी इक्वेशन क्या थी, x + 2y = 5। ठीक है, अब मुझे यहां से क्या पता लग रहा है कि मेरी इक्वेशन ये है जिसके 3 ये सॉल्यूशंस हैं और ये उसकी लाइन है। आई बात समझ में? क्लियर है? इस लाइन पे कोई भी जो पॉइंट आएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा हर बार। इस लाइन पे कोई भी जो पॉइंट आएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा हर बार। जैसे आप ऐसा देख सकते हो कि अगर मान लो मैं यहाँ से 1 से लाइन आगे लेके आऊं और फिर यहाँ नीचे, ठीक है, सो जो ये वाला पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3,1, तो ये 3,1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसा कुछ कर लूं कि मैं यहाँ से -2 से लाइन को ऊपर लेकर के जाऊं, तो ये लाइन कुछ यहाँ जा रही है, मतलब कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया -2, 3.5। तो यस, ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो आप ऐसे जितने मर्जी सॉल्यूशन आपकी लाइन से निकाल सकते हो। मतलब बता रहा हूं मैं आपको कि कभी भी ग्राफ अगर रीड करना हो तो हम कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली बनाना किस तरीके से है, 3 सॉल्यूशन निकालो, तीनों को प्लॉट करो, एक लाइन ड्रॉ करो, लाइन हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, दोनों तरफ एरो आएंगे और एक एंड पे आपकी इक्वेशन आएगी। इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो बड़ा आसान सा टॉपिक है, मेरे ख्याल से हम ग्राफ तो बना ही लेंगे। तो क्योंकि अब हम लोग ग्राफ बना लेंगे तो हमारे लिए जो होमवर्क है, ये होमवर्क आपको अभी करके भेजना है मेरे को। ठीक है, आज की क्लास का होमवर्क मेरे को आज की क्लास के बाद ही चाहिए, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आप लोगों को। आपके लिए जो होमवर्क होने वाला है वो होगा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये लिखते चलना है एक जगह पर, क्योंकि अभी मैं आगे और देने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ये तो मुझे आज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट्स के आपको ग्राफ बनाने हैं, तो ग्राफ आप बना करके मेरे को भेजोगे, और ट्राई करना कि ग्राफ बुक पे ही ग्राफ हो। पीडीएफ बना के भेजोगे तो ग्राफ बुक पे ही होने चाहिए। अगर नहीं है ग्राफ बुक तो वो एक बात अलग है, लेकिन होनी चाहिए। आई बात समझ में? सो आसान है मेरे ख्याल से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा आगे चले, आगे की बजाय थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। अब क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन होते थे, हम सीधा ग्राफ बनाते थे। अब यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं है,
कोऑर्डिनेट नहीं है तो पहले कोऑर्डिनेट निकालने सीखे, कोऑर्डिनेट निकालने सीखे, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया, ग्राफ बनाया। अब और पीछे आ जाते हैं, अब इक्वेशन ही नहीं है, यहाँ इक्वेशन थी ना, इक्वेशन थी, उससे कोऑर्डिनेट निकाले, फिर ग्राफ बनाया, अब इक्वेशन ही नहीं है, अब है वर्ड प्रॉब्लम। तो पहले वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाएंगे, फिर इक्वेशन से कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर उन कोऑर्डिनेट से ग्राफ बनाएंगे। यही करना है हम लोगों को। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन, इक्वेशन से कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट से ग्राफ। आई बात समझ? क्लियर है टॉपिक? चल, वर्ड प्रॉब्लम से पहले कुछ एक आध क्वेश्चन जो इसके छोटे छोटे से हैं वो निपटा लेते हैं, फिर सीधा वर्ड प्रॉब्लम। एक से चलिए, इसके कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, एक बार जरा वो और देख लेते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर ये ग्राफ पे लाई करता है, यानी कि क्वेश्चन ने क्या बोला है, 3,4 लाइज ऑन 3y is equals to ax plus 7। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके x की वैल्यू 3 हो गई और आपके y की वैल्यू 4 हो गई। आपको उठा के डायरेक्टली पुट करना है 3 into 4 plus a into 3 sorry is equals to a into 3 plus 7। so this is 12 minus 7 is 3a। so यहाँ से आ गया 5 is equals to 3a and your final answer is 5/3। That's it। Question number 2, give the equation of the two line passing through 2,14। देखो हमने क्या पढ़ा था, एक इक्वेशन थी, उस इक्वेशन के हम लोगों को सॉल्यूशन चेक करने थे है या नहीं। मैं आपको दिखा देता हूं कौन से वाले के, किसकी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा सॉरी, अभी वो शीट मेरे पास यहीं पर ही है। चलो दिखा दूंगा, मैं उसके बाद दिखा दूंगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने बच्चों कुछ ऐसा करके पढ़ा था कि हमको एक इक्वेशन गिवन थी, नीचे कुछ सॉल्यूशंस दे रखे थे। मैं आपको क्वेश्चन याद दिलवा देता हूँ। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो था, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सॉल्यूशन और नॉट। सो अल्टीमेटली आपको इक्वेशन दे रखी थी, आपको चेक करना था सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सॉल्यूशन चेक करने के लिए हमने क्या किया था, हमने वैल्यूज को पुट किया था। अगर वैल्यूज को पुट करके एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहा था तो यस वो सॉल्यूशन है, अगर नहीं आ रहा था तो नो वो सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही कुछ सीखा था हम लोगों ने। अब उल्टा है, अब क्या है, आपको ना सॉल्यूशन गिवन है। अब क्या है, अब आपको सॉल्यूशन गिवन है 2,14, मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 14 है। यू नीड टू राइट एन इक्वेशन, आपको दो इक्वेशंस लिखनी है। देखो जब भी कभी हम लोगों को इक्वेशन लिखनी होगी ना, तो मुझे पता है कि मुझे LHS RHS दोनों चाहिए। आप LHS अपनी मर्जी से बनाओ, RHS आप इनकी हेल्प से बनाओ। से मेरा मन कर रहा था लिखने का x plus 2y, मैंने लिख दिया। मेरा एक और मन कर रहा था लिखने का कि 3x minus y, मैंने लिख दिया। अब RHS मैं सॉल्यूशंस की हेल्प से बनाऊंगा कि अगर मैं x को 2 पुट कर दूं और y को 14, तो 14 2 28 प्लस 2 दैट इज कॉल्ड 30। ये हो गया 3 2 6, 6 minus 14 दैट इज -8। आई बात समझ में? सो ये दो इक्वेशन ऐसी बन गई जिनमें अगर मैं ये पुट करूंगा तो LHS RHS इक्वल आएगा। सो अल्टीमेटली जब भी कभी हमें सॉल्यूशन से इक्वेशन बनानी होगी तो हम कैसे बनाएंगे, हम LHS अपनी मर्जी से लिखेंगे, RHS अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, समझ आया? इसी का एक और एग्जांपल देता हूं। से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है, नीचे ना ग्राफ दे रखे हैं। अब मैंने क्या कहा था, जो ग्राफ के अंदर जो 3 सॉल्यूशंस हमने यूज करे हैं वो तीनों सॉल्यूशन आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। यानी कि तीनों सॉल्यूशंस को अगर मैं इक्वेशन में पुट करूंगा
तो LHS और RHS दोनों हमारे क्या आएंगे बच्चों, इक्वल आएंगे। तो LHS RHS हम लोगों के क्या आएंगे बच्चों, इक्वल आने वाले हैं। सो अल्टीमेटली नीचे क्या है, आपको ने एक ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ में 3 सॉल्यूशन है, ऊपर 4 इक्वेशंस दे रखी हैं। पूछा ये गया है कि ये जो ग्राफ है ये चारों में से किस इक्वेशन का, जिस इक्वेशन में ये तीनों के तीनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर जाएं, यानी कि तीनों पुट करने पे LHS RHS इक्वल आ जाए, ये उसी का है। ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट देख लो जरा, फर्स्ट वाला काफी आसान है। सेकंड वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन कौन कौन से है, -1, 3, अगला सॉल्यूशन है 0, 2 और अगला सॉल्यूशन है 2, 0। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट वाला पार्ट है y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है, एक बार पुट करके देखूं, अगर -1, 3 के बारे में चल रहा है तो यहाँ पे आ गया 3, अगर वहां देखा जाए तो -1 प्लस 2, तो दिस इज 3 और यहाँ पे आ रहा है 1, तो दे आर नॉट इक्वल, तो ये तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट वाला मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, सेकेंड वाले के बारे में अगर बात करी जाए तो सेकेंड है y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। ठीक है, दोबारा से अगर y देखा जाए तो y 3 है, ये आ गया -1, -2, सो ये आ गया 3, दैट इज नॉट इक्वल्स टू -3। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। देख रहे हो, अगर आपका एक भी गलत हो रहा है तो मैं बाकी के दोनों चेक ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे तीनों वैलिड होने चाहिए। चलो जी, मैं अब थर्ड वाले पार्ट पे आ गया। थर्ड वाले पार्ट क्या था, y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2। यहाँ पुट करूं, अगर यहाँ पे -1, 3 पुट करता हूं तो यहाँ आ गया 3, दिस इज माइनस ऑफ -1 प्लस 2, सो ये आ गया 3 इक्वल्स टू 3, सेटिस्फाइड। चलो अगला था 0, 2, दोबारा से y आप लोगों का हो गया यहाँ पे 2, x हो गया आपका 0 प्लस 2, सो 2 इज इक्वल टू 2, ये भी सेटिस्फाइड है। अगला है 2, 0, इसका मतलब 0 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2, 0 इज इक्वल्स टू 0, ये भी सेटिस्फाइड है। सो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि मेरे तीनों सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2। सो नीचे वाली जो आपका ग्राफ जो बना हुआ है वो कौन सी इक्वेशन का है, -x प्लस 2। समझ आया, तो कर सकते हैं मेरे ख्याल से हम लोग, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं, बड़े आराम से हो रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से जरा क्वेश्चन नंबर 8 पर आ। एक बार इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लें जरा, क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन 8 में क्या लिखा है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. So एक इक्वेशन दे रखी है, Fahrenheit is 9/5 of Celsius plus 32। ठीक है, अब आप लोगों को यहां से करना क्या है, सबसे पहले वाले पार्ट में आपके पास आएगा ड्रॉ द ग्राफ। आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए मेरे को एक्स और वाई चाहिए। तो क्वेश्चन ने बोल दिया आप सेल्सियस को एक्स ले लो और फ़ारेनहाइट को वाई। सो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए क्योंकि आपको ग्राफ बनाना है तो आप इसको लिखोगे y इज इक्वल्स टू 9/5 ऑफ x प्लस 32। डन। यहाँ से अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेके दिस विल बी 9x प्लस 160 डिवाइडेड बाय 5, यानी 5y इज इक्वल्स टू 9x प्लस 160। अब आप इसका ग्राफ बना लोगे इजीली, तो ये आपका खुद का क्वेश्चन होमवर्क है कि आपको ग्राफ बनाना। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। अब मैं दोबारा से अपने नॉर्मल क्वेश्चन पे आ गया। अब आपको टेम्परेचर दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, तो C की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। यू नीड टू फाइंड F। तो बच्चों 9/5 ऑफ C है, आप C की जगह पे 32 पुट कर दो। F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, ये कैंसिल करूंगा 6 आएगा, तो F आ गया 9 6 54 प्लस 32, यानी कि 86 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली
अगर आप थर्ड वाले पार्ट पे मूव करो तो उसमें आपको f दे रखा है 95, तो डायरेक्टली 95 इज 9/5 ऑफ c प्लस 32। 32 उधर जाकर के माइनस होगा, यहां से अगर देखा जाए तो दिस विल बी 63 एंड 9/5 ऑफ c, ये आ गया आपका 7 और सेल्सियस आ गया 35। सिमिलरली फोर्थ वाले पार्ट में उसने बोला अगर आपका c 0 हो जाए तो f कितना, सो f इज इक्वल्स टू 9/5 ऑफ 0 प्लस 32, आपका f आ गया बच्चों 32 डिग्री। सिमिलरली अगर f 0 हो जाए तो 0 इज इक्वल्स टू 9/5 ऑफ c प्लस 32, सो यहां से आया -32 इंटू 5/9 इज c, तो c आ गया -160/9। डन। फिफ्थ वन, दोनों अगर इक्वल हो, मतलब अगर आपका f और c दोनों इक्वल हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ देयर इज देयर एनी टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जहां f और c इक्वल हो, तो हमने वही ट्राई किया कि अगर f और c दोनों इक्वल हैं तो देखो इक्वेशन क्या थी, f इज इक्वल्स टू 9/5 ऑफ c प्लस 32। आप किसी भी एक जगह को इनकॉर्पोरेट कर दो वैल्यू, ये इधर आ जाएगा, c minus 9/5 of c is 32. LCM is 5c. Now this will be 5c minus 9c is 32. Minus 4c by 5 is 32 और c आ गया यहां से 160/4 यानी कि -40 डिग्री। आई बात समझ? क्लियर होता है टॉपिक क्या कह रहा है? तो मेरे ख्याल से बड़ा आसान है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन। चलिए कॉपी करिए फटाफट से। अब ना आप लोगों के कुछ सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई हैं, एक बार वर्ड प्रॉब्लम और देख लेते हैं कि क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स में। ये हमारी एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करके एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, छोटा ही चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास, सो दैट जल्दी ओवर हो जाए। प्रोबेबिलिटी करेंगे अगली क्लास में, ये भी और प्रोबेबिलिटी भी दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलो यार क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। टैक्सी में बैठे हो, टैक्सी छोड़ो, टैक्सी दिल्ली के अंदर बहुत कम चलती है, ऑटो, ऑटो में बैठे हो ना। अगर हम कभी भी ऑटो में बैठते हैं तो क्या होता है, ऑटो मीटर अपना ऑन करता है, जो उसकी मीटर रीडिंग होती है वो स्टार्ट होती है समवेयर अराउंड 30 रुपीज से। ठीक है, अगर आप कभी भी ऑटो में ऑब्जर्व करोगे ना तो उनका जो मीटर होता है उसमें जैसे आप बैठे उन्होंने मीटर ऑन किया 30 रुपीज आ रहा है। अब ऑटो चलना शुरू हुआ, 2 किलोमीटर तक नीचे डिस्टेंस आ रहा होता है, 2 किलोमीटर तक वो 30 रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब दे आर एक्चुअली चार्जिंग 30 रुपीज फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर। आप 2 किलोमीटर में बीच में कहीं पे भी उतर जाओ, आप लोगों को 30 रुपीज देने ही देने हैं। बेशक आप बैठो अपनी गली के जाके बाहर उतर जाओ, आपको 30 रुपीज तो देने ही पड़ेंगे, और या फिर आप एग्जैक्टली 2 किलोमीटर बाद उतरो तब भी आपको 30 ही देने हैं। तो 2 किलोमीटर के चार्जेस जो है वो फिक्स है, दैट इज 30 किलोमीटर 30 रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ता है, 2 किलोमीटर के बाद 3 किलोमीटर हुआ, जैसे ही डिस्टेंस 3 किलोमीटर में पहुंचता है वैसे ही उसकी जो टोटल कॉस्टिंग होती है वो 30 से बढ़ के 40 हो जाती है। इसका मतलब अगले वाले 1 किलोमीटर का उसने कितना चार्ज किया है, 10 रुपीज। फिर जैसे ही वो 4 किलोमीटर पे पहुंचता है वो बढ़ के 50 हो जाती है, यानी कि अगले वाले फिर दोबारा कितना चार्ज किया, 10 रुपए। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले 2 किलोमीटर के लिए ऑटो कितना चार्ज करता है, 30, फिर हर किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेगा, 10 रुपीज। पहले 2 के लिए 30, फिर हर किलोमीटर के लिए 10 रुपीज। यहाँ यही कह रहा है। एक टैक्सी में क्या था, एक टैक्सी का रूटीन था कि टैक्सी वाला कहता था कि भाई देखो अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो मैं आपसे चार्ज करूंगा 8 रुपए, उसके बाद आप चाहे जितना मर्जी ट्रेवल करो, मैं आपसे हर बार चार्ज करूंगा हर किलोमीटर के 5-5 रुपए। कितना कितना चार्ज करूंगा मैं आपसे, 5-5 रुपए। पहले वाले किलोमीटर के मैं आपसे 8 रुपए लूंगा, बाकी हर किलोमीटर के मैं आपसे कितने लूंगा, 5-5 रुपए लूंगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है।
अब जब मेरी पूरी जर्नी खत्म हो गई तो उसके बाद उसने मेरे से मांगे पैसे। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला लेट द डिस्टेंस ट्रेवल, मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसे मैंने मान लिया x किलोमीटर, ठीक है। एंड लेट द टोटल फेयर, जितना मैंने उसको किराया यानी कि रेंट दिया होगा, दैट इज y रुपीज, ठीक है, जो मैंने उसको उसके टैक्सी का भाड़ा दिया होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब मैंने उससे क्या बोला कि ठीक है मैं आपको देता हूं y रुपीज। कितने रुपीज? y। उसने कहा सर कैसे? मैंने कहा देखो पहले किलोमीटर के कितने पैसे? उसने कहा 8 रुपए, ठीक है। मैंने कहा मैं कितने किलोमीटर गया था? कहता है सर x किलोमीटर गए थे आप, जिसमें से कितने किलोमीटर्स के पैसे मैंने दे दिए। मैं उसको पैसे ऐसे पकड़ा रहा था, ये बार पकड़ तेरे पहले किलोमीटर के 8 रुपए। फिर मैंने उससे पूछा कि बता कितना आया हूं मैं, तो उसने बोला जी x किलोमीटर। मैंने कहा कितने के पैसे को दे दिए? बोला 1 किलोमीटर के। तो कितना डिस्टेंस बच गया जिसके पैसे देने हैं? x-1 बच गया। और इस बचे हुए डिस्टेंस में हर किलोमीटर के कितने पैसे हैं? 5 रुपए। आई बात समझ? तो y is equals to 8 plus 5x minus 5, ठीक। y is equals to 3 plus 5x, ठीक है। मैं आपको यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। सपोज a person travels 15 किलोमीटर, फाइंड फेयर। तो नॉर्मल है, डिस्टेंस कितना? 15 किलोमीटर, यानी कि 3 प्लस 5 इंटू 15, 75 प्लस 3, 75 प्लस 3 78, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से समझ ले। दूसरे तरीके से कैसे? कितना गया था? 15 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के कितने दिए? 8 रुपए, ठीक है। कितने बच गए? 14। 14 5 70, 70 प्लस 8 78। आया समझ? ऐसे कैलकुलेट होता है हमारा क्या? फेयर। डन। अब ये क्या आ गई हमारे पास? इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम लोग क्या बना सकते हैं? अब ग्राफ। तो वो आपका होमवर्क, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब ये भी समझेंगे जरा क्या है। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled, अगर आपका जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल के, तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ कि क्या बोल रहा है कि उसने प्रोपोर्शनैलिटी कुछ बोल दिया। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओ शिट, साइंस ले आया है तो बीच में। तो बच्चों क्या पढ़ा था? वर्क है, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वालिटी लगाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई। सीखा था ना ये? अगर इक्वालिटी हटा के प्रोपोर्शनैलिटी लगानी है तो कांस्टेंट से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यार अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ ना कुछ तो होगा, पढ़ते हैं। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, तो भाई कांस्टेंट क्या चीज मिल गई? कांस्टेंट क्या मिल गया मुझे? कांस्टेंट मिल गया मुझे यहाँ पे फोर्स। ये तो कांस्टेंट हो गया, बाकी दोनों वेरिएबल हैं। तो एक को x ले लो, एक को y ले लो। लेट द वर्क डन बी x joules एंड डिस्टेंस बी y किलोमीटर, यानी कि ऐसा यूनिट्स नहीं लिखते, x एंड y ले लेते। सो यार आपका जो वर्क डन है वो x है, डिस्टेंस y है। क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है? एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5। सो कांस्टेंट फोर्स कितना है आपका? 5। तो आपका जो x आ गया दैट इज इक्वल्स टू 5 बाय, आपका जो x आ गया दैट इज इक्वल्स टू 5 बाय। समझ आया? इसका ग्राफ बना लेंगे हम, आसान है। रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से रीड करना है। मैंने अभी रीड करना सिखाया था, एक बार ट्राई करेंगे हम लोग, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। समझ आई कहानी? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए
एक क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है, तो आप खुद से करोगे। अब होमवर्क पूरा लिख लो एक बार जरा। 4.3 कंप्लीट, ये आप लोगों को करनी है। इसके लिए टाइम मैं आपको ज्यादा नहीं दूंगा, ये मुझे चाहिए बाय 11 AM टुमारो, ठीक है। ये मुझे कल सुबह 11 बजे तक चाहिए, रात को बैठ के कर लो। हार्डली हार्डली 1 घंटा लगेगा, इससे ऊपर टाइम नहीं लगेगा, वो भी तरीके से अगर ग्राफ ग्रुप बना के करोगे तो, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, सीधा मिलेंगे अगली क्लास में, इस चैप्टर को वाइंड अप करके प्रोबेबिलिटी खत्म करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ।